हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज मैं स्टडी स्टार्ट की हूँ 10 बजे से, क्योंकि मॉर्निंग में मैं रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सोती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ, नींद भी खुलती है 5 बजे, बट नींद आती रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि दिन में ही अपना स्लॉट कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज वगैरह जाना नहीं है, अभी बच्चे भी नहीं हैं जो परेशान करेंगे मुझे। मेरे लिए मेरे पास पूरा दिन है, रात के 12 बजे तक भी है। और आप लोग बताइएगा कि क्या ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, क्योंकि रात को लेट सोती हूँ तो फिर दिन में जल्दी नींद नहीं खुलती है। अगर खुलती भी है तो भी मुझे कुछ टाइम पढ़ने के बाद नींद आने लगती थी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में ना ही उठूँ, क्योंकि रात को 12 बजे तक सोएंगे, लेट नाइट तक सोएंगे, तो मॉर्निंग में लेट उठेंगे और लेट ही स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लगभग 9:30 या 10 बज रहा होगा, 9:30 बज रहा है शायद। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आज स्टार्ट की हूँ INM, क्योंकि नेट पता है ख़त्म हो जाता है ना, 2 GB का है बट ख़त्म हो जाता है, तो दोपहर के बाद से फिर स्टार्ट नहीं होता है, वीडियो चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं INM लिख रही थी और INM मेरा एंडिंग पे है। लगभग 8 से 10 क्लास और बचा है, 10 क्लास अभी और है। लगभग 56 क्लासेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, 57 क्लासें हैं, 66 क्लास है पूरा अभी। इसको लिखने के बाद मैं लिखूँगी जोग्राफ़ी का क्लास करती रहूँगी, और उसके आगे NCERT को रिवाइज़ करती रहूँगी। NCERT में 2 दिन का और केमिस्ट्री बचा हुआ है, 2 या 3 दिन का। उसके बाद NCERT पूरा का पूरा मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर से रिवाइज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, जो INM का पार्ट होता है, आधुनिक इतिहास, वहीं से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार रीड कर लिया तो दोबारा हम नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल रिवाइज़ कर सकते हैं। जितनी बार रिवीजन हो पाए उतना ही बढ़िया है। तो आप लोग भी अगर एक बार रीड कर चुके हैं तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अब मैं सोच रही हूँ, रात को तो मैंने पढ़ा, बट इस समय 22 ओवर में मॉर्निंग में कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि लेट रात को लगभग 11 बजे, 10:30 या 11 बजे तक मैं सो जाऊँगी, तो सुबह 5 बजे तक बहुत आराम से नींद मेरी खुल जाएगी, 4:30 5 बजे तक। तो 2 घंटे तो मैं मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ सकती हूँ, मैं सोच रही हूँ। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या सही है क्या नहीं। इस समय NCERT पढ़ने में ना थोड़ा सा मुझे बोरिंग लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग बताइएगा। और मैंने बताया था कि रसायन विज्ञान में पढ़ रही थी, इसमें मुझे पढ़ना है एसिड, और इसके अलावा है धातुएं, मेटल्स। और आज मैं सोची कि इसके 3 चैप्टर खत्म करूँगी, और एक मेटल्स पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, और एसिड वगैरह है, एसिड साल्ट वगैरह है, तो ये सब पढ़ेंगे। तो 3 लेसन आज कंप्लीट करेंगे। है तो 3 लेसन, लेकिन 6-7 पेज में है, इसको कंप्लीट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो इसको अब रीड करेंगे, क्योंकि लगभग 2.5 क्लास मैंने INM का पढ़ा है। तो 2.5 क्लास पढ़ने के बाद मैंने INM को वहीं पे स्टॉप किया है, और एक मैं अपना शेड्यूल भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना है तो भाई कुछ समय सारणी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि एक टाइम टेबल अपना सेट करती हूँ। फिलहाल मैंने टाइम टेबल तो अपना बनाया हुआ है वैसे, बाकी देखते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, इसको निकाल भी लेते हैं, क्योंकि निकाल के रखेंगे तभी सही है। और देखिए मॉर्निंग में, नाइट में अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी 2 बज जाता है, कभी कभी 1:30 बज जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम जो शेड्यूल है मेरा, मैं उसके अकॉर्डिंग सेट करूँगी। बाकी आप लोग ऐसे बने रहिए। मैंने अपना टाइम टेबल आज सेट किया है। फर्स्ट स्लॉट मैंने 10 बजे से 1 बजे तक का रखा है। सेकेंड स्लॉट मैंने 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक रखा है। उसके बाद थर्ड स्लॉट मेरा 8 बजे से लेके 12 बजे तक का मैंने रखा है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं उठ नहीं पाती, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया। फिर वही बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोरिंग होते होंगे। और क्योंकि दोबारा मैं भी ऐसा नहीं है कि अपना वीडियो नहीं देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, तो बहुत कुछ मुझे अच्छा लगता है। जहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत रॉन्ग लगता है वहाँ पे मैं सुधारने की भी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं INM तो मैंने रीड कर लिया। अब यहाँ पे जो NCERT है ना, केमिस्ट्री में यहाँ पे रीड कर रही हूँ। 2 क्लास बचा हुआ है, 2-3 क्लास, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे। बाकी कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा है TRE 4 आएगा कि नहीं आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं आएगा।
देखिए, मैं बीपीएससी के अकॉर्डिंग तो नहीं हूँ, मैं बीपीएससी में जॉब तो नहीं करती आयोग में, बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ, अगर उन्होंने पहले से ही बताया हुआ है तो विज्ञापन ज़रूर आएगा। जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये संशय में मत रहिएगा कि विज्ञापन नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ये अपने माइंड में बिठा लेंगे विज्ञापन नहीं आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत है। विज्ञापन अगर वो लोग मान लीजिए, वो लोग कहते भी हैं कि हम विज्ञापन अभी नहीं ये दे देखिएगा, पाएंगे। ये लास्ट चैप्टर है। ये हीनता जनित असंक्रामक व अन्य रोग। पहला तो हल्ला की कमी से रक्ताल्पता होता है। ये ओंकोजीन मुझे ये कर्क रोग में फर्स्ट टाइम सुनी हूँ, जो कि मैंने कम्युनिटी में भी डाल दिया था। और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कैसे किया गया है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर, जिसे हम लोग कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जैसे कैंसर को ही हम लोग कर्क रोग कहते हैं। उत्तर में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। इसकी रोकथाम के प्रयोग में किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। यहाँ पे इसका आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है ई, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक, जिसमें इसका आंसर है रेडियो फास्फोरस P32। ये एक रेडियो फास्फोरस है, तो इसका मतलब रेडियो से आप मैच कर लीजिएगा। और इसका दूसरा इसमें दिया है कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया, जो एक प्रकार का रक्त कैंसर है, इसके इलाज में किया जाता है। रेडियो फास्फोरस है ना, तो उपयुक्त में से कोई तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन, एक ऑप्शन तो ये है ही है। अगर यहाँ फास्फोरस नहीं होता, फास्फोरस 32 नहीं होता, तो ये सही हो जाता। फास्फोरस का हम लोग P से प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ ही टॉपिक और बचे हुए हैं, बस बीवी तो बचा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मैथ। ये देखिएगा, और मैथ में बिल्कुल बेसिक से मुझे लग रहा है दिया है, बेसिक से लेके पूरा हाई तक दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी भी, सॉल्व भी करूँगी धीरे धीरे। अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित सब है इसमें, चार्ट वगैरह देखिए इसमें दिया हुआ है। और ये हो गया विविध। अब इसके बाद इसमें क्या स्टार्ट होगा, समसामयिक राष्ट्रीय प्रकरण G20 बहुत पूछा जाता है भाई। 9th-10th में देखिए पूछा गया है 2023 में। ठीक है, ये भी पूछा गया है, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत किसने की थी? कोच्चि ने की थी। यहाँ पे देखिए अप्रैल 2023 में भारत के केरल राज्य के कोच्चि शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की। तो कहाँ पे हुई थी? तो कोच्चि में हुई थी। ये बीपीएससी 9th-10th 2023 में पूछा गया है, अगस्त में। ये भी अगस्त में पूछा गया है। और ये देखिए भारत G20 का पूछा गया है, और ये देखिए ये भी पूछा गया है, 9th-10th में ही पूछा गया है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो वो थे अब्देल फतह अली सीसी। तो ये भी पूछा गया है। और मैं आपको अगर दिखाऊं इसमें से, यहाँ पे देखिएगा 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? ये देखिए कहाँ पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर या हेडमास्टर दोनों में पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए इसमें भी, ये भी उसी में पूछा गया है, हेडमास्टर में। ये भी हेडमास्टर का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी देखिए हेडमास्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, ये देखिए 11th-12th में पूछा गया है, या हमारे एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी पीजीटी में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, INDIA, इंडिया, जिसे हम लोग इंडिया कह सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। या ये भी देखिए पूछा गया है 2023 में, अगस्त 2023 का पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें पूरा का पूरा 2024 का पढ़ना पड़ेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का। ये देखिए, अब ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी पीजीटी में 11th-12th में पूछा गया है। ये देखिए 9th-10th में पूछा गया है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको देख रहे होंगे आप लोग कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। देखिए ये भी बना हुआ है 9th-10th में बना है। बीपीएससी स्कूल टीचर, ये भी बना हुआ है, बीपीएससी स्कूल टीचर, ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर, ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर। यहाँ पे देखिए ये भी उसी में है, सेम आप देख रहे हैं। भारत में किस एजेंसी ने UTSAH पोर्टल का शुभारंभ किया था? तो वो यूजीसी ने किया था, सभी को याद होगा। ये भी 11th-12th में पूछा गया है ना, ये भी 11th-12th में पूछा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये भी जल्दी का पूछा गया, ये करंट का क्वेश्चन है ना। तो ये पूछा गया था 2023 में ही पूछा गया था, लेकिन कब पूछा गया था? तो इसमें दिया है 19 फरवरी। तो देखते हैं, पहले सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे, है ना। ये भी देखिए उसी का है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो वो चालू किया गया था, कहाँ पे चालू किया गया था? ये महाराष्ट्र में चालू किया गया था, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे पूरे ही होना चाहिए, है ना, यहाँ पे पूरा होना चाहिए। ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये महाराष्ट्र से इसका संलग्न है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन संयंत्र की, तो ये महाराष्ट्र में था, तो ये पुणे हम यहाँ लगा सकते हैं, है ना, मुंबई नहीं होगा भाई। और ये भी देखिए चंद्रयान वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये भी बीपीएससी 11th-12th में पूछा गया, सॉरी हेडमास्टर में पूछा गया, ये भी हेडमास्टर का है। तो कितना हम शेयर करेंगे आप लोगों के क्वेश्चन, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बुक रही ये वाली, तो सभी के पास होनी चाहिए भाई, मैं तो यही कहूँगी। यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं स्टार्टिंग में ही देख रहे होंगे आप सभी। ये देखिए 9th-10th में पूछा गया है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या था? तो वो L1 था, है ना। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। यह अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्रेज बिंदु 1 के चारों ओर प्रभामंडल में रहेगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इसका आंसर यही होगा, L1, है ना। तो देखिए सब पूछा गया है, तो कुछ इस प्रकार से है। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में करूँगी, बाकी आप लोग इसको देखते रहना। ठीक है, ये बुक आप सभी के पास होनी चाहिए भैया, मैं यही कहूँगी। बीपीएससी बिहार
PCS पूर्वालोकन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा BPSC पूर्वालोकन घटना चक्र जिसे हम लोग कहते हैं, ये देखिए घटना चक्र का है, ठीक है, सबके पास होनी चाहिए भाई। तो इसको सभी लोग ले लीजिएगा, जिसके पास अभी भी नहीं है, जो BPSC TRE 4 प्राइमरी जूनियर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में एग्जाम देना चाहता है, वो ये बुक सभी लोग ले लीजिएगा। हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये मेरा 3rd स्टडी स्लॉट मैंने स्टार्ट करने जा रही हूँ। 2 स्लॉट मेरा कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट स्लॉट मेरा है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, या फिर आधा घंटा का उसमें मैंने ब्रेक रखा था खाना वगैरह खाने के लिए। फिर उसके बाद 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मैंने सेकंड स्लॉट रखा था। 3 स्लॉट में मैंने डिवाइड किया है, और ये तीसरा स्लॉट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 8 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि मैं रात में कितना भी जल्दी कोशिश कर लूँ सोने की, 9 बजे 10 बजे 11 बजे कभी कितना भी जल्दी कोशिश कर लूँ, बट मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि रात में ही पढ़ें, 12-1 बजे तक पढ़ेंगे, लेकिन टाइमिंग मैंने जो बनाया है वो 12 बजे तक का ही बनाया है। तो 8 से लेकर 12 बजे तक ये 3rd स्लॉट रहेगा, जिसमें मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ूंगी, जो कि आज मैं पढ़ूंगी न्यूट्रिशन साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट। 2-2 घंटे मैंने डिवाइड किया है। 8 से 10 मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ूंगी, और 10 से 11-12 और उसके आगे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो न्यूट्रिशन साइंस को भी देंगे। अब देखते हैं कि कितना टाइम तक दे पाते हैं। अगर ये स्लॉट मेरा अगर अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, तो मैं डेली इसी स्लॉट को फॉलो करूँगी और आप लोग के साथ कंप्लीटली शेयर करूँगी कि किस स्लॉट में मैं क्या पढ़ रही हूँ और किस स्लॉट में मैं क्या पढ़ रही हूँ। यानी 3 स्लॉट में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट स्लॉट जो है उसमें मैं क्या पढ़ रही हूँ, सेकंड स्लॉट में मैं क्या पढ़ रही हूँ, थर्ड स्लॉट में मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो सेकंड स्लॉट मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, बट जितना मैंने डिवाइड किया है उतना मैंने पढ़ा है। इसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने आज इसको न्यूट्रिशन साइंस के कुछ क्वेश्चंस थे, जो कि आज मैंने लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस मैंने इसमें से रीड किए हैं। ये है यूथ का, इसमें से मैंने लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस रीड किया है, इसको रखते हैं साइड में। और उसके बाद मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस रीड किए हैं, जो कि ये है BPSC का। तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने रीड किया है, लगभग 40-50 क्वेश्चंस आप मान सकते हो। तो इसमें से भी उतने क्वेश्चंस मैंने रीड किए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपको होने वाला है। और आप लोग देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा, तो आप लोग जरूर इसको एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेट का भी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, और फॉर्म लास्ट डेट 10 दिसंबर है। और बस और ज़्यादा लास्ट 1 मंथ बचा है। किसी भी प्रकार से अपनी स्टडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करिए। आप अच्छे से मेहनत से पढ़िए, ताकि ये दिसंबर आपके लिए अच्छा यूजफुल हो पाए, अच्छे से आप उसका यूज कर पाएँ। और मेहनत से आप पढ़िएगा तभी ये सारी चीज़ें यूजफुल हो पाएंगी। तो आप मेहनत करिए, क्योंकि 2025 आने वाला है, और 2025 में हमें जॉब लेनी है। अब चाहे जहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में हमें जॉब मिले, लेकिन डिपार्टमेंट हमारा टीचिंग का ही है, तो हमें टीचिंग में ही जॉब चाहिए। वो भी BPSC का ही हमें दिख रहा है कि BPSC में ही जॉब मिल पाएगा। हाँ, कुछ लोगों को UP TGT PGT में भी जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग फॉर्म TGT का अप्लाई किए हैं। मैंने तो TGT का फॉर्म भी नहीं अप्लाई किया है। तो मैं यही कहूँगी आप सभी से, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने विज्ञापन को अच्छे से फिल किया है, अच्छे से फॉर्म को अप्लाई किया है, आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि ये 1 महीने अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लिए ना, 2025 आपके लिए गोल्डन ईयर होगा। अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ये दिसंबर सबके लिए बेस्ट होने वाला है। मेरे लिए तो भाई बेस्ट है, मैं मानती हूँ। और अच्छे से आप पढ़िए और आगे बढ़िए, बस यही मैं चाहती हूँ। क्योंकि जो भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी होगी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।